Good morning, students. And today we are going to take up civilizing the native, educating the nation. This lesson it belongs to class 8th SST और इस लेसन का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ ये लेसन को, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा पद्धति में बहुत सारे चेंज टाइम टू टाइम हुए हैं और अभी की जो शिक्षा पद्धति है NEP 2020 बहुत ही डायनेमिक है और पेरेंट्स को अ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है अगर इससे मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं तो पहली बात, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। अब यहाँ पर जो एस्पेक्ट है इस लेसन का, जो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ब्रिटिशर्स सोचते थे और किस तरीके से भारत को का जो उनका जो मिशन था, सिविलाइजिंग मिशन था। और इस लेसन को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से टेकअप करना चाहूँगा, कारण कि ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है और इसमें टीचर्स को थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट से जो बातें कही गई हैं उसको समझने की ज़रूरत है। कॉलोनियलिज़म का एक बिलीफ होता है कि वो दूसरे कंट्री में जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, उससे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करें, उसको डोमिनेट करें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें। और ये दोनों करने के लिए ज़रूरी है कि उस देश के लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डाला जाए। जब तक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नेटिव लोगों के मन में नहीं आएगा तब तक फॉरेन पावर्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो सिविलाइजिंग मिशन का जो उनका कॉन्सेप्ट था, पहली बात अपनी रिलीजियस सुपेरियरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ये सारा कुचक्र कहा जाए, ये सारा नाटक ये कहा जाए, ये सारी थ्योरी कहा जाए को गढ़ा गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको प्रमोट किया गया। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन उसी थ्योरी का एक्सटेंशन है। उसी थ्योरी को हम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या अप्रोच रहा है और हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की दशा और दुर्दशा दोनों का कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति। जैसा कि सर्वविदित है, एवरीबडी नोज दिस फैक्ट दैट मैकाले, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर थे, द सोल मोटो ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू dominate India, and for that they used education as a tool, or education is the greatest tool if you want to rule over, if you want to dominate countries for a longer period of time. And exactly the same thing done by Britishers. So Macaulay's motto was to create a class which appears like Indian, okay, which appears like Indian, but their way of thinking is of Britishers. So the same thing, with the same motto, this mission was launched. So what does it mean? अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसको देख लेंगे। लिंग्विस्ट, समवन हु एंड हु स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, उनको लिंग्विस्ट का। मदरसा एंड अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ठीक है, यहाँ कॉलेज लिख दिया है, गलत है। ओरिएंटलिस्ट, दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, उसको ओरिएंटलिस्ट नाम दिया गया। मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन वर्नाकुलर, अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज, बांग्ला, असमियाज, तमिल, तेलुगु, हिंदी, है ना, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज, मैथिली, बोडो, ये सब सारी चीज़ें जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में आएंगी। तो लोकल लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लैंग्वेज जो है वर्नाकुलर है, हिंदी, सब सारी लैंग्वेज वर्नाकुलर है। और डायलेक्ट, एक बार रिपीट करता हूँ इसको, अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local language of everyday use and English, the language of the imperial masters. William Jones,
William Jones was born on 28 September 1746, arrived in Kolkata in 1783. अब 1783 को आप अगर याद रखना हो तो 200 साल बाद भारत ने अपना वर्ल्ड कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव वॉज अ कैप्टन ऑफ दैट टीम, ठीक है। अराइव्ड इन कोलकाता इन 1783 एंड अपॉइंटेड एज जूनियर जज, ठीक है, एट सुप्रीम कोर्ट। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट एज ही न्यू Greek, Latin, French, English, Arabic, Persian, and Sanskrit learned from Pandits. He also studied ancient Indian texts of law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine, other science. His interest was shared by many Englishmen like Henry Thomas Colebrook. They both uh, thought that Indian civilization got its glory in ancient period. ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है कि कोई ब्रिटिशर्स भारत के बारे में ऐसे आइडियाज़ रखता है। So they should teach Indians their ancient text, that the Indians would understand their past glories, and it would also help the Britishers to win the hearts of Indians, and the Indians would accept the Britishers as their masters and would treat them well by becoming their slaves. इनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था, माइंडसेट वही था कि हम ज़्यादा समय तक इस पर रूल कर पाएँ, और इसके लिए इन्होंने एक अलग अप्रोच बनाया, और ये अप्रोच था कि हम भारतीयों के लिए कुछ सोचें, करें, उनके पास के ग्लोरीज के बारे में बात करें, जिससे भारतीयों के मन में हमारे प्रति रिस्पेक्ट का भाव आए। नाउ विल स्टडी अबाउट द हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तभी आपने विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा। नाउ विल सी अबाउट द हेनरी थॉमस कोलब्रुक। He was born in 15th June 1765 in London. He was the third son of Sir George Colebrook. He was an Orientalist. He was appointed to a writership in 1782 in India. He was sent to Nagpur in 1799. आप याद करना 1782 में कौन सी घटना घटी थी, 1799 में कौन सी घटना घटी थी, आप थोड़ा सा जोड़ देंगे। 1765 में क्या हुआ था हिस्ट्रीज में। इस तरीके से अगर आप डेट्स को रिलेट करोगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट आपके पास होगा। ओके, ऑन अ स्पेशल मिशन एंड ऑन हिज रिटर्न ही वॉज made a judge of the new court of appeal, over which he afterwards presided. In 1805 लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली कौन थे इसको याद रखिए, आप पढ़ चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली अपॉइंटेड हिम प्रोफेसर ऑफ हिंदू लॉ एंड संस्कृत एट द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम फोर्ट कहाँ है इसको याद कीजिए आप। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ काउंसिल इन 1807 एंड he and William Jones together set up the Asiatic Research Society. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। Asiatic Research Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. ओके, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज़ ऑफ हेनरी थॉमस एंड विलियम जोन्स, मेनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning. With the object in view, a madrasa was set up in Kolkata in 1781. तो कहाँ मदरसा सेटअप हुआ था ये, ओके, तो किस ईयर में सेटअप हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, एंड द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। हिंदू कॉलेज कब इस्टेब्लिश किया गया था बनारस में। ही रिटर्न टू England in 1814 and died on 10th March 1837. तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन था थॉमस कोलब्रुक के बारे में, जो कि भारत के नॉलेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने भारत के नॉलेज सिस्टम को पढ़ाने की बात कही। लेकिन ये बात उन्होंने पढ़ाने की बात ज़रूर कही, लेकिन उसके पीछे भी एक मोटिव जो था, मोटिव ये था कि ब्रिटिशर्स के प्रति रिस्पेक्ट का भाव आएगा भारतीयों के मन में, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर ज़्यादा समय तक रूल कर सकते हैं। तो बाकी अंग्रेज़ों की तुलना में जो रूलर्स थे, उनके जो एक्सप्लॉइटर्स थे, उनकी तुलना में मैं इनको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इनका भारत के ज्ञान के प्रति रिस्पेक्ट था। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट,
From the early 19th century, many British officials began to criticize the vision of Orientalists of learning. They said knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. ओके तो भारत के नॉलेज सिस्टम को डिग्रेड किया गया, अंडर वैल्यू किया गया यहाँ पर। जबकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत सारे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट थे भारत में यूरोप से बहुत पहले हो चुके थे। अब आयरन पिलर का एग्जांपल मैं देता हूँ, नॉलेज आयुर्वेदा का नॉलेज का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, योगा का एग्जांपल देना चाहूँगा, पंचकर्मा का एग्जांपल देना चाहूँगा। ओके ऐसे बहुत सारे नॉलेज सिस्टम थे हमारे पास, जो कि पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहा जाता है, उसको बौधायन सूत्र बौधायन ने बहुत पहले दिया था। ठीक है, भास्कराचार्य लीलावती उनकी पुत्री थी, उन्हीं के नाम पर उन्होंने किताब लिखी मैथमेटिक्स की। तो इस तरीके से अगर आप जब पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो ये ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट कहा जा रहा है, भारत के नॉलेज सिस्टम को डिवेल्यू किया जा रहा है, तो इससे आपको बचना है। इसी बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए, दे सेड नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट. Eastern literature was non-serious and light-hearted. Okay, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit languages and literature. मतलब इस पर अपने दिमाग को खर्च करना, अपने समय को खर्च करना ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा नहीं है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जब जेम्स मिल ने भारत के जो ओरिएंटलिस्ट, जो ब्रिटिश के जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनको अटैक किया, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। ठीक है, उनके उनके इस अप्रोच को उन्होंने गलत कहा। ओके, द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी to teach what the native wanted or what they respected in order to please them, win a place in their heart. ओके, तो सारा प्रयास जो था उसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच what was useful and practical, so Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than the poetry and sacred literature of the Orient. ये जेम्स मिल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारतीयों को जो एडवांसनेस हुई है अंग्रेज़ों के देश में, वह उस नॉलेज को भारत को देना चाहिए, भारत के लोगों को पढ़ना चाहिए, न कि यहाँ के नेटिव लोग नॉलेज को। ठीक है, आप बैलेंस करो, आप साइंटिफिक नॉलेज दो, जिसको आप साइंटिफिक नॉलेज कहते हो उसको देने का प्रयास करो, लेकिन नेटिव के नॉलेज को डिग्रेड तो मत करो, कम से कम उसको भी देखो, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। और हमारा ऋग्वेद कहता है आनुभद्रा कृतवयन्तु विश्रुता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो ये प्रयास होना चाहिए था जेम्स मिल की तरफ से। चलिए, तो ही वॉज बॉर्न इन 1773 इन एंगस, स्कॉटलैंड के थे। ही वॉज अ स्कॉटिश हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल theorist and philosopher. He was the founder of classical economics. He was also the author of the history of British India. अब ये फाउंडर थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस इकोनॉमिक्स के बन गए, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, किन्सियन, अलग अलग स्कूल्स बन गए। अब अलग अलग थॉट्स के अनुसार, अलग अलग थिंकिंग के अनुसार, जिस तरह की थिंकिंग थी उसके उसी हिसाब से उन्होंने अपने अपने स्कूल की स्थापना की। मतलब अपने अपने स्कूल के मतलब अपने अपने थॉट की स्थापना की, और उसको उनके जो फॉलोअर्स थे उस स्कूल को मानने वाले कहे गए। ही वॉज ऑल्सो द author of the history of British India, which contains 3 volumes, Hindu, Muslims and British. He was one of those who attacked Orientalists. According to his point of view, there was nothing in Eastern education and in old text of Sanskrit and Arabic language and literature. He thought that the Indians ought to be teach useful and practical, and the Western education would help the Indians in their day-to-day life, and they should teach Indians about science and technology which the West had made. He died on 23rd June 1836 at the age of 63 in London. ओके, अब जिस ज्ञान को ये अपने को लक्षित कर रहे हैं कि
अंग्रेज़ों का ज्ञान अच्छा है। आज के डेट में देखो भारत के आयुर्वेद की तरफ, भारत के योग के तरफ पूरा विश्व आ रहा है और विश्व शांति के लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सिस्टम माना जा रहा है। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज कहीं न कहीं जेम्स मिल अपनी बात को रिग्रेट भी करते हो कि नहीं, कहीं न कहीं कुछ हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी। थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले, ठीक है, तो ये थॉमस मैकाले पॉपुलरली कहे जाते हैं। ही वॉज बॉर्न 25 अक्टूबर 1800 इन लिसेस्टरशायर, London. By the 1830s, the attack on the Orientalist became sharper. He was one of the most outspoken and influential of such critics of the time. He saw India एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। अंडरलाइन करें, ये भारत को अनसिविलाइज्ड कंट्री मानते थे मैकाले, और इन्हीं के शिक्षा पद्धति पर आधारित हमारी शिक्षा पद्धति थी बहुत समय तक, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन अब हो रहे हैं। और इसको APJ अब्दुल कलाम हमेशा कोट करते रहे। तो ये देखो, ये भारत को अनसिविलाइज, इसीलिए बच्चों जब आप क्लास में बोलते हो ना कि सिविक्स, इसलिए मैं हमेशा विरोध करता हूँ कि सिविक्स नहीं, क्योंकि ये सिविक्स इसी भारतीय अनसिविलाइज्ड भारत को सिविलाइज्ड बनाने के लिए टेक्स्ट बुक की रचना की गई थी, इसलिए कभी सिविक्स न करें, ठीक है। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, but a major role in introducing English and Western concepts to education in India. According to him, no branch of Eastern knowledge can be compared to English education. अब ये देखो कितना बड़ा superiority complex का statement है। He also said a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He argued that British government in India should stop spending money on Eastern education. ओके, मतलब भारत को, भारत के नॉलेज को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को, भारत के लिटरेचर को अंडर वैल्यू उन्होंने पहले किया, ठीक है। और कोई भी जो इनका जो ये स्टेटमेंट लिखी है, सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ, मतलब ब्रिटिश मतलब कोई भी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक छोटा सा जो सेल्फ है, कॉर्नर है बुक्स का, उसमें जो किताब होगी वो पूरे भारत के लिटरेचर से बढ़िया होगी या अरेबिया के लिटरेचर से बढ़िया होगी। इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। और इसके बाद उनका ही आर्गुड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया शुड स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन ईस्टर्न एजुकेशन। और भारत जो ईस्टर्न एजुकेशन है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच इंग्लिश, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश पर जोर दिया। ही फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम of the finest literature of the world. From this they would learn science and philosophy। ये कहने की बात थी कि उनको इंग्लिश की जानकारी होगी भारतीयों को, और इसके माध्यम से उनको साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में की पढ़ाई करेंगे, वहाँ की फिलॉसफी के बारे में समझेंगे। लेकिन रियल उद्देश्य क्या था कि एक ऐसा भारतीय वर्ग पैदा हो जाएगा जो देखने में भारतीय लगेगा, लेकिन वो अंग्रेज़ों की तरह सोचेगा। ये मूल उद्देश्य था। Teaching of English could be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. Okay, यही जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि जो हमने आज पढ़ा थॉमस बैबिंगटन मैकाले के बारे में, जो हमने पढ़ा जेम्स मिल के बारे में, जो हमने पढ़ा ये जो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, या थॉमस कोलब्रुक के बारे में, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। विलियम जोन्स, इनका जो रोल है और ये जो कीवर्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।